हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान जैन एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, जो आपको प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इवोल्यूशन की कहानी का आज लास्ट एपिसोड है और आज हम डील करने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2 के साथ। रिमेनिंग 50% आज हम कंप्लीट कर देंगे और ये कहानी, ये चैप्टर आपका आज कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन सी, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? लिस्ट 10 modern day animals and using the internet resources linked to it corresponding ancient fossil, name both। ठीक है, ये बार बार इस चैप्टर में, इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में आपसे न्यूज़पेपर को रेफर करने के लिए क्यों कह रहे हैं, साइंस आर्टिकल्स को रेफर करने के लिए क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि ये जो चैप्टर है ये बिल्कुल भी वैसा नहीं है कि आपने कोई भी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस को पढ़ा, किसी फिनोमिना को पढ़ा। ये सब कुछ क्या है यार? ये सब कुछ एक हिस्ट्री है। ठीक है, ये सब कुछ हिस्ट्री है ना, कि मैन कैसे इवॉल्व हुए थे, कैसे लाइफ फॉर्म अर्थ पर आई थी, यूनिवर्स कैसे बना था, कैसे टेम्परेचर डाउन हुआ, कैसे ओशियंस बने। ठीक है, ये सारी गैलेक्सीज के बनने की कहानी, ये पूरी की पूरी एक कहानी है, ये हमारी हिस्ट्री है। ठीक है, तो इसके बारे में अगर आप कहीं पर जीके वाले क्वेश्चंस को देखोगे तो वहां भी आपको ये टपक जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन का टॉपिक कहीं से भी कैसे भी आ जाएगा बीच में। पॉपुलेशन वाली जो स्टडीज हैं वो सब यहां पर आ जाएंगे बीच में। ठीक है, म्यूटेशंस वाले, वेरिएशंस वाले फिनोमिनास भी यहां पर आ जाएंगे बीच में। तो ये जो कंप्लीट टॉपिक है ये बिल्कुल भी किसी बायोलॉजिकल टॉपिक से आप इसे कंप्लीटली बायोलॉजिकल टॉपिक नहीं कह सकते। ये सिर्फ क्या है, ये एक हिस्ट्री है, ये एक कहानी है जो कि जुड़ी हुई है किससे? साइंटिफिक बेसिस से। तो बस आपने इसको जोड़ लिया है यहाँ पर आपके जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से, क्योंकि इवोल्यूशन से ही तो ये सब कुछ हुआ है यार। ये सारा डेवलपमेंट कैसे हुआ? अगर इवोल्यूशन नहीं होता, अगर स्लो एंड ग्रेजुअल चेंजेस नहीं होते, अगर वेरिएशंस नहीं आते, तो इवोल्यूशन कैसे होता? फिर तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल जीतता रहता, वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखता कि भाई हमेशा रहेगा यूनिटी। हाँ, उनका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन था बस वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रहता, कभी भी ना कोई वेरिएशन आता, ना ही वो इक्विलिब्रियम कभी भी डिसबैलेंस होता, ना ही कोई इवोल्यूशन होता, ना ही हम होते। राइट, तो ये सब तो भाई बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। वेरिएशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, म्यूटेशंस, ठीक है, इवोल्यूशन, ग्रेजुअल चेंजेस, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आ गई है कहां पर? इन्होंने आपसे कहा कि आपको फिर से क्या करना है? रेफरेंस लेना है। किस चीज के लिए? 10 मॉडर्न डे एनिमल्स का रेफरेंस लेना है, लिस्ट बनानी है। ठीक है, एक लिस्ट बनाई, उसमें हमने लिखे 10 मॉडर्न डे एनिमल्स। ठीक है, 10 डिफरेंट एनिमल्स को लिखेंगे। ऐसा नहीं कि आपने लिखा बंदर, बंदर का भाई, बंदर की मम्मी। ठीक है, आपको क्या लेने हैं? अलग अलग एनिमल्स लेने हैं और जो अभी एग्जिस्ट करते हैं मॉडर्न डे पे, वो वाले एनिमल्स का सैंपल लेना है। ठीक है, ठीक है, उनके फॉसिल फॉर्म्स का या एक्सटिंक्ट फॉर्म्स का नहीं लेना है, मॉडर्न डे एनिमल्स का आपको सैंपल लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है? इंटरनेट यूज करना है, जो कि दिन भर करते रहते हो, पर उस पे काम क्या करना है? लिंक्स को यूज करना है। ठीक है, जो कि इनके एंशिएंट फॉसिल्स को बताती है कि इनके एंशिएंट फॉसिल कौन से पाए गए थे, जो इनके एंसेस्ट्रल प्रेजेंस थी वो क्या थी, उनके कैरेक्टर्स का रिजेम्बलेंस क्या था, और फिर आपको दोनों के नाम बताने हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। कैसे फ्रेम किया गया आंसर को? मॉडर्न डे एनिमल्स के 10 सैंपल्स की लिस्ट आपको यहां दिख रही है। आप कोई दूसरे एनिमल्स का सैंपल भी ले सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको भी इंसान, घोड़ा, कुत्ता, कैमल, एलिफेंट यही सब लेना है, आप दूसरे सैंपल भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहां पर इस टेबल में क्या बताया है? दिस हैव द मॉडर्न डे एनिमल्स एंड देयर एंशिएंट फॉसिल्स which are listed in the following table. See, animals दिख रहे हैं यहाँ पर? Animals तो नहीं दिख रहे, नाम दिख रहे होंगे। हाँ, कलर ले लूं मैं? Animals तो नहीं दिख रहे, नाम दिख रहे होंगे। ठीक है, देखो सबसे पहला दिख रहा है क्या? मैन, है ना? सबसे पहले बात आई किसकी? मैन की, और मुझे कलर में मजा नहीं आया। ठीक है, यही ठीक था। सबसे पहले बात आई मैन की, जिसके अगर हम फॉसिल वाले फॉर्म पे जाएं तो फॉसिल फॉर्म कौन है? रामापिथेकस। ठीक है, ये कैसे थे? मोर मैन लाइक थे, राइट, जो रिजेंबल करते थे मैन लाइक कैरेक्टर्स के साथ, मैन लाइक क्रीचर्स के साथ। ठीक, तो ये है एनिमल जो कि मॉडर्न डे एनिमल है, और ये है उसका फॉसिल फॉर्म। दूसरी अगर हम बात करें किसकी? घोड़े की, हॉर्स को अगर हम एज एन एग्जांपल लें तो इसका फॉसिल फॉर्म क्या है भाई? एओपिस। ठीक है, एओपिस। देन अगर मैं बात करूं किसकी? डॉग की, तो लैप्टोसायन। ठीक है, बड़े अजीब अजीब से सारे प्रोनाउंसिएशन इनके आने वाले हैं यहाँ पर। कैमल की अगर हम बात करें तो इसका फॉसिल फॉर्म क्या है? प्रोटैलोपस। ठीक है, प्रोटैलोपस। और अगर मैं बात करूं एलिफेंट की तो इसका फॉसिल फॉर्म क्या है? मॉर्थस। ठीक है, मॉर्थस, ये एलिफेंट का फॉसिल फॉर्म है। ये आप क्या देख रहे हो? हर एक एनिमल और उसका फॉसिल फॉर्म यहाँ पर डील कर रहे हो। हर एक पे सर्कल करूंगी तो वो दिखना ही बंद हो जाएगा। इसको कर देते हैं थोड़ा छोटू।
अभी ठीक है। वेल्स की अगर हम बात करें तो प्रोटोसिटस, देन फिशेस की अगर हम बात करें तो एरांडाप्सिस, टेट्रापॉड्स की अगर हम बात करें तो इक्टायोस्टेगा या स्टेगा, बैट्स की अगर हम बात करें तो आर्केओनिक्टेरिस, जिराफ की अगर हम बात करें जिसके बारे में बहुत ही बढ़िया सी थ्योरी दी गई थी जिसको किसी ने नहीं माना, ठीक है, पर दी तो गई थी कि क्या करते थे ये अपनी नेक को स्ट्रेच करते रहते थे ताकि ये बड़े जो टॉल ट्रीज होते हैं उनकी लीव्स को खा सकें। इनकी नेक धीरे धीरे स्ट्रेच होती गई और एक दिन इनकी नेक बहुत बड़ी हो गई, ठीक है। ये थ्योरी दी गई थी जिसे किसी ने भी नहीं माना, पर दी तो गई थी, तो याद रखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो जिराफ की ये थ्योरी याद है, इसी से याद रखो कि इनके फॉसिल कौन थे। इनके फॉसिल फॉर्म है भाई पैलियोट्रैगस, ठीक, पैलियोट्रैगस या पैलियोट्रैगस। तो ये है एक वो लिस्ट जो आपको बताती है 10 एनिमल्स, ठीक, मॉडर्न डे एनिमल्स और उनके पुराने वाले मतलब कि उनके फॉसिल फॉर्म्स के बारे में, ठीक है। चलो हो गया ये आंसर कंप्लीट, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। आई थिंक इस लिस्ट की आपको जरूरत पड़ेगी तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, प्रैक्टिस ड्राइंग वेरियस एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये तो मैं बिल्कुल नहीं करने वाली क्योंकि मेरी ड्राइंग तो बहुत ही अच्छी है ना। आपको क्या करना है, बहुत सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स की ड्राइंग बनाने की प्रैक्टिस करनी है। बताओ करवाऊं क्या मैं यहीं पे लाइव क्लास में, है ड्राइंग की प्रैक्टिस करवाऊं? आस्क योर टीचर्स, बहुत बढ़िया, ठीक है, टीचर को भले ना आए। आस्क योर टीचर्स एंड पेरेंट्स टू सजेस्ट द नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपने टीचर्स और पेरेंट्स से जाके बोलो, ठीक है, बस मुझे मत बोलना, और उनसे बोलो कि वो आपको प्लांट्स और एनिमल्स के सजेशंस दें और फिर आप उनकी ड्राइंग की प्रैक्टिस करो, आप करो, ठीक है। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प फ्रॉम योर बुक टू फाइंड द नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, और आप अपनी बुक की हेल्प भी ले सकते हो सिवाय मेरे, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्राइंग तो देखते ही हो कितनी अच्छी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इससे पहले कि कोई मुझसे कहे कि मैम प्रैक्टिस करके बता दो, ड्राइंग बना के बता दो, कोई एक एनिमल बना दो, है ना, एक फिश के अलावा कुछ नहीं बना सकती मैं। डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। एडेप्टिव रेडिएशन वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था, एक कंप्लीट टॉपिक हमने पढ़ा था अबाउट एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले डील किया था कि एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से वो कैसे अलग है, उसमें क्या अलग बात थी कि उसको अलग नाम मिला, कुछ तो वेरिएंट कुछ तो उसमें डिफरेंस होगा, और फिर हमने उसके कुछ एग्जांपल्स को डील किया था, ऐसे पढ़ा था। पूरा टॉपिक ही जो एक लेक्चर था वो एडेप्टिव रेडिएशन का था। अब यहाँ पर आपको सिर्फ उसका एक एग्जाम्पल बताना है, ठीक है, तो चलो बता देते हैं। एडेप्टिव रेडिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस। एडेप्टिव रेडिएशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है ना, इवोल्यूशनरी प्रोसेस का ही एक रिजल्ट है, एक प्रोसेस है। अब देखो ये जो रिजल्ट है और प्रोसेस है वाला जो डिलेमा है, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये कभी भी रिजॉल्व नहीं हो सकता। इवोल्यूशन को एक प्रोसेस कहना है या इवोल्यूशनरी चेंजेस, जो इवोल्यूशन से आए हुए चेंजेस हैं, उन्हें किसी प्रोसेस का रिजल्ट कहना है। इस स्टेटमेंट पे तो साइंटिस्ट भी अभी तक एकमत नहीं हो पाए हैं, तो फिर मैं क्या ही बोलूंगी, ठीक है। तो इवोल्यूशन अगर किसी एक एस्पेक्ट में हम बात करते हैं तो वो एक प्रोसेस भी है, और अगर दूसरे एस्पेक्ट में हम दूसरा निकाल के बात कर लें तो वो क्या है, किसी प्रोसेस का रिजल्ट भी है। तो इट कैन बी बोथ according to the criteria which you are dealing with, ठीक। तो describe one example of adaptive radiation। एग्जाम्पल पे आ जाते हैं, ये आसान है ना आंसर देना। एडेप्टिव रेडिएशन इज एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस दैट प्रोड्यूस न्यू स्पीशीज। एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, ये एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है जिसमें नई स्पीशीज का फॉर्मेशन होता है, किससे, एक सिंगल रैपिडली डाइवर्सिफाइंग लीनिएज से। इसका मतलब क्या है, दिस प्रोसेस अकर्स ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। ये प्रोसेस होती कैसे है, नेचुरल सिलेक्शन से ही होती है। इसका एक एग्जांपल है डार्विन फिंचेस, जो कि गैलापागोस आइलैंड में पाई गई थी। अगर आपको याद है डार्विन फिंचेस की कहानी, आपको अगर याद है कि डार्विन गए थे घूमने, कहाँ गए थे, ठीक है, ट्रिप पर। क्या बोला था उस ट्रिप को, सी वॉयज, ठीक है, समुद्र में बढ़िया तरीके से ये गए थे, कहाँ, ट्रैवल करने के लिए। क्यों गए थे, ताकि ये लेके आ सके बहुत सारे अलग अलग एविडेंस, सैंपल्स को कलेक्ट करके ला सके और उन सैंपल्स के बेसिस पर फिर क्या दिखा सके, इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट्स को दिखा सके, है ना। अब ये जो डार्विन ने ट्रैवल किया था इतना, उस ट्रैवल से हुआ क्या था, ठीक है, उस ट्रैवल पूरे उनके जो ट्रैवल जो उनकी पूरी ट्रिप थी, उस वक्त उन्होंने क्या क्या सैंपल्स को कलेक्ट किया और उन सैंपल से उन्होंने फिर क्या क्या बताया, कौन कौन से कंक्लूजन्स को निकाला, अपन उसके बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं अपन इसी वाले एग्जाम्पल की बात करूं तो यहाँ पर सबसे ज्यादा फेमस जो उनका एग्जाम्पल भी है डार्विन फिंचेस का, जो क्या था, ये सब स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी, है ना। डार्विन फिंचेस तो बाद में उन्होंने जो
उनको देखकर वो इतने ज्यादा अमेज्ड हो गए, इतना ज्यादा उनको फैसिनेटिंग लगा उन स्मॉल ब्लैक बर्ड्स को देखना, और उन्होंने उन्हें नया नाम दे दिया दैट आज से इन्हें कहा जाएगा मेरी फिंचेस, ठीक है, डार्विन फिंचेस। तो पहले क्या कहलाती थी? पहले कहलाती थी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स। डार्विन ने जब उन्हें देखा, उनसे इतने ज्यादा अमेज हो गए और उसके बाद उनका नाम बदल दिया और कह दिया आज से इनको जाना जाएगा डार्विन फिंचेस के नाम से। क्या थी ऐसी खास बात उनके अंदर कि डार्विन उन्हें देख के इतने अमेज हो गए? क्योंकि इनमें वो कैरेक्टर देखने को मिले कि यार ये एक आइलैंड है ना, यहां पर बाहर से तो कोई कैरेक्टर आया नहीं है, ठीक है, ये सारा जो इवोल्यूशन है ये सब इस सेम एक आइलैंड पर अलग अलग हैबिटेट होने की वजह से क्या कर रहे हैं, यहीं पर ये इवॉल्व हुए हैं, है ना, यहीं पर ये इवॉल्व हुए हैं एक सेम कैरेक्टर से, एक सेम इंडिविजुअल से। देखो सिंगल स्पीशीज से, एक सिंगल स्पीशीज से, ठीक है, एक सिंगल स्पीशीज से ये सारे नए नए स्पीशीज जो हैं वो बने हैं। ये नए नए कैरेक्टर्स इनके अंदर देखने को मिल रहे हैं। कौन से नए नए कैरेक्टर्स? जैसे उन सबकी बर्ड्स की जो बीक्स थी, ठीक है, जैसे फिंचेस बोल दिया डार्विन ने बाद में, उन सारे बर्ड्स की जो चोंच थी, बीक थी, वो अलग अलग कैरेक्टर को दिखा रही थी, अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म कर रही थी। जैसे जो उनका ओरिजिनल हैबिटेट था वो क्या था? सीड ईटर्स, है ना। कुछ दिखने लगे जिस हैबिटेट में सीड्स की अगर कमी है, अवेलेबिलिटी वहां पर अगर इंसेक्ट की ज्यादा है, तो उनकी बीक्स में क्या दिखने लगा? इंसेक्ट ईटिंग कैरेक्टर्स दिखने लगे, है ना। कहीं पर क्या दिखने लगे? लीफ ईटिंग कैरेक्टर्स दिखने लगे, कुछ वेजिटेबल फिंचेस दिखने लगी। तो ये सारे कैरेक्टर्स अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग उनके अंदर देखे जाने लगे, जबकि उनका ओरिजिनल हैबिटेट क्या था? सीड ईटर्स थे वो, राइट। उनका ओरिजिनल कैरेक्टर क्या था? सीड ईटर्स। तो ये जो डार्विन ने फिंचेस देखी, अलग अलग तरह की बीक्स देखी, सेम स्मॉल ब्लैक बर्ड्स के अंदर अलग अलग हैबिटेट में एक सेम आइलैंड के ऊपर, ये जो डार्विन का ऑब्जर्वेशन था जिससे वो बहुत ज्यादा अमेज्ड हुए, बहुत ज्यादा फैसिनेट हुए और उन्होंने उनका नाम बदल दिया, कह दिया डार्विन फिंचेस। ये एग्जांपल है किसका? एडाप्टिव रेडिएशन का। ये किसका एग्जांपल है? एडाप्टिव रेडिएशन का, जहां पर आपको देखने को मिला कि एक सिंगल स्पीशीज, सारी स्मॉल ब्लैक बर्ड्स थी, लेकिन उन्होंने सेम आइलैंड पर वहीं के वहीं इवॉल्व होकर, ऐसा नहीं कि इवॉल्व हुआ कोई दूसरा स्पीशी कहीं बाहर से आया है और उसकी वजह से जो है वो चेंजेस देखने को मिले, नहीं, उसी आइलैंड पर ये पूरा का पूरा इवोल्यूशन हुआ था उन स्मॉल ब्लैक बर्ड्स का। और वो सब दिखा रही थी क्या? अलग अलग कैरेक्टर्स, ठीक है। सबकी बीक्स क्या दिख रही थी? अलग अलग दिख रही थी, अलग अलग हैबिटेट में, ठीक है, सेम हैबिटेट में नहीं कि बहुत बढ़िया तरीके से वैरायटी पाई जाए, अलग अलग हैबिटेट में, ठीक है। तो जैसा हैबिटेट, जैसी फूड की अवेलेबिलिटी, वैसा उनका कैरेक्टर। ये इवोल्यूशन जो उन्होंने देखा, इसे उन्होंने नाम दिया एडाप्टिव रेडिएशन, जो हुआ था एक सिंगल स्पीशीज से अलग अलग कैरेक्टर्स को दिखाने वाले, ठीक है। ये क्या हुआ? इवोल्यूशनरी प्रोसेस, जहां पर न्यू स्पीशीज बनी एक सिंगल स्पीशीज से, जो कि रैपिडली डाइवर्सिफाइंग लीनिएज को दिखा रही थी, एक ऐसी लाइन को दिखा रही थी ना जो डाइवर्स हुए जा रही है। देखो डाइवर्स होने का मैंने आपको जो एक बिल्कुल बेसिक सा फिनोमेना बताया था वो यही बताया था। कोई भी लाइन, कोई भी मैकेनिज्म, किसी लाइट को भी आप कहते हो कि वो क्या हो रही है? डाइवर्स हो रही है। तो मतलब क्या बोलते हैं कि उसका सेम पॉइंट से उसने क्या किया था, उसका सोर्स क्या था? एक सेम कॉमन सोर्स था, सबका कॉमन सोर्स है, लेकिन उस सोर्स से वो लोग चले गए अलग अलग डायरेक्शंस में, तो वो क्या हो गए? डाइवर्स हो गए, राइट। सोर्स का क्या था? सबका सेम, वहां से क्या चले गए? अलग अलग डायरेक्शंस में, मतलब क्या हो गए? डाइवर्स हो गए, ठीक है, फैल गए, ठीक, डाइवर्ज हो गए। वही मैं सोचूं मैं कुछ तो गलत बोल रही हूं, डाइवर्स भी गलत नहीं बोला वैसे मैंने, बट डाइवर्ज बोलेंगे हम, ठीक है, डाइवर्जन या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ठीक है। तो ये डाइवर्जेंट वाली जो कहानी है वही यहां पर मैं बता रही थी आपको कि ये डाइवर्सिफाइंग लीनिएज जो है, अच्छा यहां से मेरे दिमाग में ये डाइवर्स बैठा था, अच्छा ये डाइवर्सिफाइंग लीनिएज, ठीक है। ये जो लीनिएज दिखा रहे हैं आपको, ये दिखा रहे हैं क्या कि सेम स्पीशीज थी भाई स्मॉल ब्लैक बर्ड्स की, और उसने दिखाने शुरू कर दिए अलग अलग कैरेक्टर्स, जैसे कि सीड ईटर्स, है ना, और जैसे कि इंसेक्ट ईटर्स, और भी बहुत कुछ अलग अलग हैबिटेट के अकॉर्डिंग सेम आइलैंड पर, है ना। तो ये सब क्या कर रहे हैं? सेम स्पीशीज से अपने कैरेक्टर को क्या करते जा रहे हैं? डाइवर्स करते जा रहे हैं, डाइवर्ज करते जा रहे हैं, और अलग अलग कैरेक्टर्स दिखाते जा रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज बनाते जा रहे हैं। तो ये डाइवर्सिफाइंग लीनिएज दिख रहा है एक स्पीशीज से मल्टीपल स्पीशीज वाला, इसी को बोला गया, ये नेचुरल सिलेक्शन का भी एग्जाम्पल है, ये डार्विन फिंचेस का भी मतलब पूरा फिनोमिना है, और ये एडाप्टिव रेडिएशन का भी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो कितने सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर रिवाइज हो गए हैं, ठीक है, बहुत सस्ती डील थी ये, एक क्वेश्चन में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स।
ठीक है, अब जो पूरा मैं बता चुकी हूँ, पूरी कहानी जो मैं पूरा आपको सुना चुकी हूँ, उसको बस एक बार रीड कर देती हूँ. A large variety of finches is present in Galapagos Island that arose from a single species. एक single species से ये सब arose हुई थी, which reached this land accidentally. Then as a result many new species have evolved. फिर उसकी वजह से कई सारी नई species evolve हुई, diverge हुई और उन्होंने नए नए habitats को क्या कर लिया, occupy कर लिया. These finches have developed different eating habits और इन सारी finches ने अलग अलग eating habits को अपने अंदर develop किया, जैसे कि और अलग अलग तरह की beaks उनकी पाई जाने लगी. ठीक है, to suit their feeding habits, ताकि उन सबकी feeding habits क्या हो सके, सूट कर सके. जैसे उन्हें अगर इंसेक्ट खाना है या उन्हें सीड खाना है या उन्हें जो भी खाना है. ठीक है, तो द insectivorous, blood sucking and other species of finches, जो insectivorous species है finches की, blood sucking जो species है finches की, ठीक है, ये जितनी भी वैरायटी पाई जा रही है फिंचेस में, विद वेरिड डाइटरी हैबिट्स हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ सिंगल सीड ईटिंग फिंच एंसेस्टर. मैंने बताया था ना कि ओरिजिनल क्या थी उनकी, सीड ईटिंग. ठीक है, फिर जो जहां पर फूड की अवेलेबिलिटी जैसी मिली वैसा उन्होंने अडेप्ट कर लिया. ओरिजिनल क्या थी, सीड ईटिंग वाली, ये याद रखना है ना. तो मैंने कहानी में जो बता दिया था आपको, पूरा सुना दिया था, बस ये उसी की थ्योरी है भाई, कुछ भी आपको नया नहीं मिला है. बताओ मिला है क्या, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ. बस 2 क्वेश्चन और बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10. आई डोंट थिंक कि उसके बाद और है, देख लूं मैं जरा एक बार. 9 एंड 10, हाँ भाई यही है, 9 एंड 10. चलो पढ़ूं मैं क्वेश्चन नंबर 9C. कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज एडेप्टिव रेडिएशन? क्या हम ह्यूमन इवोल्यूशन को भी एडेप्टिव रेडिएशन कह सकते हैं? जब हम फिंचेस का इवोल्यूशन बोल सकते हैं तो हमारा क्यों नहीं बोल सकते, बताओ. नो, सरासर मना कर दिया. नो, ह्यूमन इवोल्यूशन, अरे भाई क्या हो गया मुझे, ह्यूमन इवोल्यूशन कैन नॉट बी कॉल्ड एज एडेप्टिव रेडिएशन. ह्यूमन इवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन नहीं कहा जा सकता. ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन को एडेप्टिव रेडिएशन क्यों नहीं कहा जा सकता, अब ये बताओ. दिस इज बिकॉज एडेप्टिव रेडिएशन इज एन इवोल्यूशनरी प्रोसेस. क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन एक इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, तो हम इवॉल्व नहीं हुए क्या है, दैट प्रोड्यूसेस न्यू स्पीशीज फ्रॉम अ सिंगल. अच्छा, ये अभी कह रहे हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, लेकिन कैसी वाली, वो वाली जिसमें नई स्पीशीज जो है वो एक सिंगल रैपिडली डाइवर्सिफाइंग लीनिएज से प्रोड्यूस होती हैं. Which is not the case with human evolution. जबकि ह्यूमन इवोल्यूशन में ऐसा कोई केस नहीं है कि एक सिंगल स्पीशीज से सारे के सारे डाइवर्स होके बन गए. ठीक है, ह्यूमन इवोल्यूशन एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि स्लोली टाइम के साथ धीरे धीरे हुई है. ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एनोजेनेसिस. ठीक है, ये एनोजेनेसिस की प्रोसेस को, उसके एग्जाम्पल को बताती है. ठीक, मतलब यहाँ पर जो इवोल्यूशन हुआ है वो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुआ है. ठीक है, और यहाँ पर जो ये अडेप्टिव रेडिएशन है ये उतना ज्यादा टाइम नहीं लेता होने में. ठीक है, ये उतना ज्यादा टाइम नहीं लेता होने में. और ये किसका एग्जाम्पल है ये किसका एग्जाम्पल है, जब एक स्पीशीज से कई सारी स्पीशीज का जो है वो डाइवर्सिफिकेशन हो जाए. ठीक है, तो बेसिकली ये उसका एग्जाम्पल है एडेप्टिव रेडिएशन. लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन कंप्लीट इवोल्यूशनरी प्रोसेस है, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज है. ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट्स आई थिंक इसको बेटर डिफाइन करते हैं. बस इन 2 स्टेटमेंट को याद रखना कि सिंगल स्पीशीज से मल्टीपल में डाइवर्सिफाई होना और स्लोली ग्रेजुअली इवोल्यूशन होना. ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट याद रखना, बस इससे आप बता दोगे एडेप्टिव रेडिएशन और ह्यूमन इवोल्यूशन का डिफरेंस. नाउ यूजिंग वेरियस रिसोर्सेज सच एज योर स्कूल लाइब्रेरी और द इंटरनेट एंड डिस्कशंस विद योर टीचर, कई सारे रिसोर्सेज को यूज करके, जैसे कि आप अपनी स्कूल लाइब्रेरी को यूज कर सकते हो, उसमें अलग अलग तरह की बुक्स आप रेफर कर सकते हो, या फिर आप इंटरनेट को यूज कर सकते हो, या फिर आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कशन करके. ठीक है, ट्रेस द इवोल्यूशनरी स्टेजेस ऑफ एनी वन एनिमल से हॉर्स. आपको क्या करना है, किसी एक एनिमल की, मान लो कि हॉर्स की, आपको क्या करनी है, इवोल्यूशनरी स्टेजेस को ट्रेस करना है. ह्यूमन का तो आपने किया ही हुआ है, ऐसे ही आपको किसी एक एनिमल का करना है. ठीक है, तो चलो, इन्होंने कहा था कि फॉर एग्जांपल हॉर्स का कर लो, ऐसा नहीं कहा था कि हॉर्स का ही करना है, दूसरे का भी कर सकते थे, पर हमने उनकी बात को सीरियसली ले लिया. ठीक है, हम हॉर्स का ही करेंगे अब. तो अपन क्या करने वाले हैं, अब जैसे हमने ह्यूमंस का पढ़ा था वैसे अब हम हॉर्स का पढ़ने वाले हैं. कंप्लीट इवोल्यूशनरी स्टेजेस. द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स स्टार्टेड विद एओपस. ठीक है,
इयोहिपस या एओहिपस ऐसे आप बोल सकते हैं इसको। इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स जो है वो यहीं से स्टार्ट हुआ ड्यूरिंग इयोसीन पीरियड, ठीक है, इयोसीन पीरियड के वक्त इनका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी स्टेजेस, इसके अंदर ये सारी इवोल्यूशनरी स्टेजेस पाई गई थी, जो कि है कौन सी? ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉडी साइज, धीरे धीरे करके इनका बॉडी का साइज जो है वो ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ था। इलोंगेशन ऑफ हेड एंड नेक रीजन, इनका हेड और नेक रीजन भी धीरे धीरे करके क्या हुआ था? इलोंगेट हुआ था, ठीक है। देन इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ लिम्स एंड फीट, लिम्स और फीट की लेंथ भी धीरे धीरे क्या हो गई थी? इंक्रीज हो गई थी, ठीक है। तो ये वो कुछ कैरेक्टर्स हैं जो जिसके बेसिस पर फिर इवोल्यूशन हुआ इनके अंदर। द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स स्टार्टेड विद इयोहिपस ड्यूरिंग इयोसीन पीरियड एंड इट इन्वॉल्व द फॉलोइंग इवोल्यूशनरी स्टेजेस, उसमें ये सारी इवोल्यूशनरी स्टेजेस थी, जैसे कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन बॉडी साइज, elongation of head and neck region, then increase in length of limbs and feet, ठीक है। अब अपन वन बाय वन इनकी इवोल्यूशनरी स्टेजेस देखते हैं कि पहले कौन सी स्टेज आई थी, फिर बाद में कौन सी आई, फिर बाद में कौन सी आई और फिर बाद में कौन सी आई, ठीक है। चलो वन बाय वन देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले, अरे यार कैरेक्टर्स, और ये कैरेक्टर्स देखो, अभी पता है मैं क्यों इनको नहीं पढ़ाना चाह रही थी, क्योंकि यहाँ पर जब मैं पढ़ाऊंगी तो मैं फिर से कैरेक्टर पढ़ाऊंगी तो आपको रिपीटेड ना लग जाए। चलो सुन लोगे एक बार और बता देती हूँ। चलो देखो, ग्रेजुअल रिडक्शन ऑफ लेटरल डिजिट्स, जो इनके लेटरल डिजिट्स हैं, ठीक है, जो डिजिट्स मतलब ये डिजिट्स होते हैं आपके, ठीक है, ये सब डिजिट्स होते हैं, ठीक है। तो ये डिजिट्स का इनका क्या हुआ? धीरे धीरे क्या होने लगे? रिड्यूस होने लगे। ये सब डिजिट्स अब कहाँ दिखते हैं? हॉर्स में डिजिट्स होते हैं क्या? हाँ, पूरा एक बिल्कुल हार्ड सा उनका कंप्लीट एक वो होता है, ठीक है, स्ट्रक्चर। डिजिट्स कहाँ होते हैं उसमें? एनलार्जमेंट ऑफ थर्ड फंक्शनल टो, इनका जो थर्ड फंक्शनल टो है उसका एनलार्जमेंट होना। स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बैक, बैक का स्ट्रेंथ होना धीरे धीरे करके। ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन्स का डेवलप होते जाना धीरे धीरे करके। इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीथ फॉर फीडिंग ऑन ग्रास, ठीक है, ग्रास पर फीड करने के लिए इनके टीथ को जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की जरूरत थी वो उनके अंदर धीरे धीरे आया, ठीक है। द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स इज रिप्रेजेंटेड एज, और हॉर्स के इवोल्यूशन को इस तरह से आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, हॉर्स को इवोल्यूशन को आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक। सबसे पहले देखो क्या हो रहा है, सॉरी, देखो सबसे पहले आप देखो कौन सा आया भाई? इयोसीन पीरियड के वक्त इयोहिपस, ठीक है, देन मीजोहिपस, ठीक है, ओलिगोसीन पीरियड के वक्त मीजोहिपस, देन मैरिजपस मियोसीन पीरियड के वक्त, देन प्लियोहिपस प्लियोसीन पीरियड के वक्त, और देन इक्वस प्लीस्टोसीन पीरियड के वक्त। अब देखो, आप इनमें से या तो ये टर्म याद रख लो या तो उनका टाइम मतलब उसका टाइम स्केल याद रख लो, या फिर उसका आप नाम याद रख लो उस इवोल्यूशनरी स्टेज का। दोनों बिल्कुल मिलती जुलती मिलेंगी आपको, ठीक है। इयोसीन के वक्त इयोहिपस, देन ओलिगोसीन के वक्त मीजोहिपस, ठीक है, वो बीच की है, देन मियोसीन के वक्त मैरिजपस, एंड देन प्लियोसीन के वक्त प्लियोहिपस, एंड देन प्लीस्टोसीन के वक्त इक्वस, ठीक। अब देखो, चलो इनको पढ़ते हैं वन बाय वन। ये कैरेक्टर्स आपने देख लिए ना कि ये सारे कैरेक्टर्स इनके अंदर धीरे धीरे इवॉल्व होके आए थे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पुराने वाले, सबसे पहली इनकी डेवलपमेंटल स्टेज से, इयोहिपस से, ठीक है। किस वक्त थी ये? देखो किस वक्त थी ये? इयोसीन पीरियड। हर बार वापस से मैं दिखाऊंगी लाकर, तब तक एक बार पहले खुद कोशिश करना कि याद रख पाओ, ठीक है। एक बार देख लो भले चाहो तो खुद से, एक बार देख लो भले चाहो तो दोबारा से। जैसे ही अपन वन बाय वन स्टार्ट कर देंगे, यहाँ से इयोहिपस, मीजोहिपस, मैरिजपस, प्लियोहिपस एंड देन इक्वस, तब आपको याद रहना चाहिए कि वो किस पीरियड में क्या करता था, एग्जिस्ट करता था, ठीक है। इयोहिपस एग्जिस्ट करता था इयोसीन पीरियड में, मीजोहिपस एग्जिस्ट करता था ओलिगोसीन पीरियड में, देन मैरिजपस एग्जिस्ट करता था मियोसीन पीरियड में, और प्लियोहिपस एग्जिस्ट करता था प्लियोसीन पीरियड में, इक्वस एग्जिस्ट कर रहा है प्लीस्टोसीन पीरियड में। ये है हॉर्स की पूरी इवोल्यूशनरी स्टेजेस जिन्हें हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। सी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे प्रिमिटिव वाली। इट हैड अ शॉर्ट हेड। इस मतलब अभी आपने देखा कि धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये चीजें डेवलप हुई हैं, तो पुराने वाले में नहीं थी तभी तो डेवलप हुई ना, मतलब पुराने वाले में ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी। इसका देखो हेड कैसा है, शॉर्ट, नेक कैसी है, शॉर्ट, जबकि हॉर्स की नेक कैसी होती है, एलोंगेटेड, है ना। यहां पर अभी कैसी है, हेड एंड नेक दोनों शॉर्ट है। इट हैड 4 फंक्शनल toes and a splint of 1 and 5 on each hind limb and a splint of 1 to 3 in each forelimb। जबकि ये सब जो डिजिट्स वाले स्प्लिंट हैं ये सब क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। हॉर्स के जो भी लिम्स होते हैं उनमें कभी भी क्या नहीं होते, डिजिट्स नहीं होते, ठीक है।
4 फंक्शनल टोज इनके होंगे। देन जो अगर हम टीथ की बात करें, द मोलार्स वर शॉर्ट क्राउंड, इनके जो मोलार्स होंगे वो काफी शॉर्ट क्राउंड होंगे, दैट वर अडेप्टेड फॉर ग्राइंडिंग द प्लांट डाइट, ताकि जो इनकी प्लांट डाइट है, ठीक है, ग्रास वगैरह ये खाते हैं, उस सबको ये क्या कर पाए, ग्राइंड कर पाए। इसलिए इनके जो मोलार्स होते हैं, जो मोलार टीथ इनके होते हैं, ये काफी शॉर्ट एंड क्राउंड होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड स्टेज की कि इनके अंदर क्या कैरेक्टर्स पाए गए, तो ऑब्वियसली अब यहां पर जो भी कैरेक्टर्स आएंगे वो क्या आएंगे, इयोहिप्पस से थोड़े से डेवलप्ड वाले आएंगे, क्योंकि ये उससे डेवलप्ड वाली स्टेज है ना। जब भी हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को स्टडी करते हैं तो कहां से करते हैं, प्रिमिटिव वाला सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे आते हैं मॉडर्न की तरफ। तो अब मॉडर्न की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं, तो मतलब ये धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है, धीरे धीरे उसके अंदर आपको डेवलप्ड कैरेक्टर देखने को मिलेंगे, पर धीरे धीरे मिलेंगे। क्यों, क्योंकि इवोल्यूशन है ही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस, सडन चेंज नहीं है ये, ठीक है। सडन चेंज जो चांस फैक्टर से आता है वो तो म्यूटेशन होता है। तो इट वाज स्लाइटली टॉलर देन इयोहिप्पस, ये इयोहिप्पस से थोड़ा सा टॉलर है, कंप्लीटली नहीं कह सकते टॉल, क्योंकि वो तो धीरे धीरे जाके फिर बिल्कुल लास्ट वाली स्टेज में होगा ना। तो क्या बोलोगे आप कि इयोहिप्पस से ये थोड़ा सा स्लाइटली टॉलर है, उससे थोड़ा सा लंबा है। इट हैड 3 टोज इन ईच फुट, अब इसके हर फुट में कितने हैं, 3 टोज है, ठीक है। इट हैज 3 टोज इन ईच फुट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्टेज क्या कह रही है, मैरोचिपस। यहां पर देखो क्या क्या कैरेक्टर्स देखने को मिले। इट हैड द साइज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इसका साइज जो था अप्रोक्सीमेटली 100 सेंटीमीटर के आसपास था। ऑल्दो इट स्टिल हैड 3 टोज इन ईच फुट, अभी तक भी, लेकिन इसके फुट में जो है अभी भी 3 टोज पाए जा रहे हैं, बट इट कुड रन ऑन 1 टो, लेकिन ये एक टो के ऊपर क्या करता था, रन कर सकता था। द साइड टो डिड नॉट टच द ग्राउंड, और जो साइड टो था वो ग्राउंड को बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा था, ये एक ही टो से क्या कर रहा है, रनिंग हैबिट को दिखा रहा था। द मोलार्स वर अडेप्टेड फॉर च्यूइंग द ग्रास, अब इनको भाई ग्रास ईटर्स बनना है तो ग्रास को च्यू करने के लिए इनके मोलार्स जो है वो अडेप्टेड हो चुके हैं, ठीक। यहां तक के अडेप्टेशंस इनके अंदर पाए गए, इतना इवोल्यूशन इनके अंदर हो गया। फिर आए हम प्लियोहिप्पस की तरफ, इसके अंदर क्या क्या मिला, इट रिजेंबल्ड द मॉडर्न हॉर्स। अब इसको रिजेंबल करना ही पड़ेगा क्योंकि इसके बाद मॉडर्न आने वाला है, एकदम से तो उसमें चेंज नहीं आएगा ना, मतलब इसमें इतना चेंज तो आ चुका होगा कि ये मॉडर्न वाले से रिजेंबल कर जाए। हाँ, तो इट रिजेंबल्ड द मॉडर्न हॉर्स एंड वाज अराउंड 108 सेंटीमीटर टॉल, ठीक है, ये मॉडर्न हॉर्स से रिजेंबल कर रहा था और ये ऑलमोस्ट 108 सेंटीमीटर टॉल था। इट हैड अ सिंगल फंक्शनल टो, इसका एक सिंगल फंक्शनल टो है विद स्प्लिंट ऑफ सेकंड एंड फोर्थ इन ईच लिम्ब, ठीक है, और हर लिम्ब में सेकंड और फोर्थ वाले के स्प्लिंट अभी भी हैं, लेकिन फंक्शनल टो कौन सा है, एक सिंगल, ठीक है। इट हैड अ सिंगल फंक्शनल टो। चलो नेक्स्ट देखें, लास्ट सबसे डेवलप्ड इक्वस, इक्वस प्लियोहिप्पस गेव राइज टू इक्वस, ठीक है, प्लियोहिप्पस से ही इक्वस जो है वो बना है, वो उसका सबसे मॉडर्न फॉर्म है, ठीक है। और द मॉडर्न हॉर्स विद 1 टो इन ईच फुट, जिसके हर एक फुट में क्या है, एक टो है, प्लियोहिप्पस से ही इक्वस बना, या जिसे आप और क्या कह सकते हो, इक्वस को मॉडर्न हॉर्स भी कह सकते हो, जिसमें क्या है, हर एक फुट में एक टो है। दे हैव इंसीजर्स फॉर कटिंग ग्रास, इन सब में क्या है, ग्रास को कट करने के लिए इनके पास इंसीजर्स पाए जाते हैं, ठीक है। और मोलार्स से ये क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड कर पाते हैं, कट करने के लिए इंसीजर्स और ग्राइंडिंग के लिए मोलार्स, ठीक। तो यहाँ पर जितने भी अडेप्टेशंस आपको चाहिए थे वो सब यहाँ पर मिल गए हैं। प्लियोहिप्पस में आपको देख रहे हो कि इसको आप कहाँ से आया, ये प्लियोहिप्पस से आया इक्वस, और क्या कह सकते हो आप इसको, मॉडर्न हॉर्स, ठीक है। हर एक फुट में क्या है, 1 टो है। यहाँ पर इनके पास क्या है, कटिंग के लिए इंसीजर्स हैं और ग्रास की कटिंग के लिए और ग्राइंडिंग करने के लिए पूरे फूड की क्या है, मोलार्स है। तो जो भी कैरेक्टर्स आपने यहाँ पर स्टडी किए थे, एक बार देखो, यहां पर जो भी कैरेक्टर्स हमने स्टडी किए थे कि ये सारे धीरे धीरे इवोल्यूशनरी स्टेजेस में जब आप देखोगे तो ये सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, चेंजेस देखने को मिलेंगे, अडेप्टेशंस देखने को मिलेंगे कि इनका बॉडी साइज धीरे धीरे इंक्रीज होगा। तो देखो लास्ट में इक्वस तक जाके धीरे धीरे वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इलोंगेशन ऑफ हेड एंड नेक मिलेगा, तो इक्वस में जाके हेड एंड नेक इलोंगेट हो चुके हैं। अरे भाई रुक जा, हाँ, लिम्स एंड फीट की जो लेंथ है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। देन इनके जो लेटरल डिजिट्स है वो सब धीरे धीरे क्या होंगे, रिड्यूस होंगे। थर्ड फंक्शनल टो जो है वो क्या हो जाएगा, एनलार्ज हो जाएगा, और बैक जो है वो इनका क्या होता जाएगा, स्ट्रेंथन होता जाएगा। ब्रेन और सेंसरी ऑर्गन्स भी डेवलप होते जाएंगे, और उसके बाद इनमें जो है क्या देखने को मिलेगी, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ टीथ फॉर फीडिंग ऑन ग्रास। ये सारे ही कैरेक्टर्स हमने देखे थे, एक बार यहां से देखो जरा,
ठीक है, और उसके बाद किस पीरियड में कौन सी स्टेज एग्जिस्ट करी थी, इसको एक बार फिर से रिवाइज करो। ओके, अब ये सारे पीरियड के वक्त ये सारी स्टेजेस एग्जिस्ट कर रही थी। इओसीन के वक्त इओहिपस, ओलिगोसीन के वक्त मेसोहिपस, मियोसीन के वक्त मैरिजिपस एंड प्लियोसीन के वक्त प्लियोहिपस, ठीक है, एंड देन प्लीस्टोसीन के वक्त इक्वस इक्वस। ये सारा टाइम पीरियड याद रखना भाई, इसी का सारा खेल है, ठीक है। चलो, इओहिपस, मेसोहिपस, इनके बारे में हमने देखा कैसे इनमें ग्रेजुअल चेंज हुआ और कैसे ये इवोल्यूशन हुआ हॉर्स के अंदर, ठीक है। चलो, डन हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमारे सारे क्वेश्चंस एक बार फटाफट से देख लेते हैं। स्टार्टिंग से हमने कौन कौन से क्वेश्चंस को देखा और उनके आंसर्स कैसे हमने फ्रेम किए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा था 10 मॉडर्न डे एनिमल्स, आपको इसके अंदर लिस्ट बनानी थी, और मॉडर्न डे, ठीक है, जो लिविंग वाले हैं, फॉसिल्स नहीं, और फिर आपको बताना था उनका लिंक उनके फॉसिल से, ठीक है, प्रिमिटिव फॉसिल से, ठीक है। तो एंशिएंट फॉसिल से हमने उनका लिंक बैठाया भाई। देखो, ये मॉडर्न डे एनिमल्स हैं, जैसे कि मैन, हॉर्स, डॉग, कैमल, एलिफेंट, व्हेल, फिश, टेट्रापॉड्स, बैट, जिराफ, ठीक है। अब इन सब के फॉसिल के साथ हमने उसको कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये लिंक लिस्ट आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि बिल्कुल भी मेरे लिए नहीं था, ठीक है, ये आप ड्राइंग की प्रैक्टिस कर लेना, एनिमल्स और प्लांट्स को ड्रॉ करके देख लेना। चलो, नेक्स्ट, डिस्क्राइब वन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। आपको एडेप्टिव रेडिएशन का एक एग्जांपल देना था, जो आपको मिला कहां से, डार्विन फिंचेस से, ठीक है। बहुत ही बढ़िया तरीके से जो अलग अलग तरह के स्मॉल ब्लैक बर्ड्स ने अपने अंदर बहुत सारे कैरेक्टर्स को इवॉल्व कर लिया था, कहां पर, सेम आइलैंड के अलग अलग हैबिटेट में, ठीक है। कैसे मिला था ये सारा सबूत, डार्विन जब गए थे घूमने, ठीक है। एडेप्टिव रेडिएशन जो कि एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस है, जिसमें होता है क्या, एक सिंगल स्पीशीज से कई सारी नई स्पीशीज का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। कैसे, जब वो स्पीशी क्या करती है, रैपिडली डाइवर्सिफाइंग लीनिएज को शो करती है। ये टर्म याद रखना, इससे आप उसको डिफरेंशिएट कर पाओगे जब भी, जैसे आगे आया था कि इसे आप कंपेयर कर दो इवोल्यूशन ऑफ मैन के साथ, तो ये लाइन काम आई, ठीक है। ये प्रोसेस होती कैसे है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू, और इसका एग्जाम्पल क्या है, डार्विन फिंचेस फाउंड इन गैलापागोस आइलैंड। चलो, नेक्स्ट देखा हमने, कैन वी कॉल ह्यूमन इवोल्यूशन एज एडेप्टिव रेडिएशन। आ गया वही क्वेश्चन कि क्या आप ह्यूमन इवोल्यूशन को भी एडेप्टिव रेडिएशन कह सकते हो, नहीं, क्योंकि एडेप्टिव रेडिएशन का बेसिक डिफरेंस क्या है कि वो एक स्पीशीज से मल्टीपल स्पीशीज बनाने वाला रेडिएशन है, डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन ह्यूमन इवोल्यूशन ऐसा नहीं है। ह्यूमन इवोल्यूशन कैसा है, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज है, इवोल्यूशन है ना। चलो, using various resources such as your school library or the internet and discussion with your teacher, trace the evolutionary stages of any one animal, say horse। हमने क्या किया भाई, किसी एक एनिमल की पूरी इवोल्यूशनरी स्टेजेस को ट्रेस किया, ठीक है, और किसका किया हमने, हॉर्स का, ठीक। ये सारे वो कैरेक्टर्स थे जो इसके अंदर धीरे धीरे करके इवॉल्व हुए, किस वक्त से किस वक्त में इवॉल्व हुए ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार लास्ट टाइम मैं रीड कर दूं, इओहिपस पाए गए थे इओसीन पीरियड में, देन मेसोहिपस पाए गए थे ओलिगोसीन पीरियड में, फिर मैरिजिपस की अगर बात करें तो मियोसीन पीरियड में पाए गए, प्लियोहिपस पाए गए प्लियोसीन पीरियड में, और इक्वस इक्वस लास्ट प्लीस्टोसीन पीरियड में। इसके बाद हमने देखा इन सबका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, कैसे ये इवॉल्व किए, इओहिपस से लेकर लास्ट में इक्वस इक्वस तक, ठीक है। और इस तरह हमने रिमेनिंग 50% ऑफ द एनसीईआरटी सॉल्यूशंस को आज कंप्लीट कर लिया है, और इवोल्यूशन की कहानी यहाँ पर खत्म हो गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे एक नया चैप्टर, तब तक आपको प्रीवियस कुछ भी बचाकर नहीं रखना है। अगर कहीं से भी किसी भी दिन का कोई भी लेक्चर बाकी रह गया है तो उसे फटाफट से जाकर कंप्लीट कर लो। नेक्स्ट चैप्टर के स्टार्ट होने से पहले प्रीवियस चैप्टर का कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए, ठीक है। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।